बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पहले एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, मान लिया, ठीक है ना। इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। पहले वो एक ए पॉइंट पे थी, कुछ टाइम के बाद वो बॉडी यहाँ से मान लिया टी टाइम के इंटरवल में वो पहुँच जाती है बी पर, ठीक है। तो इस दौरान वो उसका पोजीशन वेक्टर ने क्या करा, ए से कहाँ चला गया, बी पर। तो जितना एंगल उसने स्वेप्ट किया वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन हो गया। यानी कि थीटा क्या है, इसका कोणीय विस्थापन, ठीक हो गया। ये यहाँ पर रेडियन में काउंट होता है। इसकी क्वांटिटी यहाँ पर, इसकी जो यूनिट है वो डिग्री नहीं होती, रेडियन होती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या हिंदी में कहेंगे कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। ये चाप हो गया और ये इसकी त्रिज्या होगी। अब इसके बाद कि इसमें से ये वेक्टर जो एक एंगल है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसको, ये कैसी क्वांटिटी होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि थीटा या जो डेल्टा थीटा होते हैं ये वेक्टर नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं। यानी कि जो बड़े एंगल आपके जितने भी होंगे वो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आएंगे। सिर्फ कौन से आएंगे, स्मॉल एंगल, जैसे लाइक डी थीटा। डी थीटा जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। इसको आप वेक्टर बना सकते हैं, ये आपके वेक्टर नहीं होंगे। अब ये वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इस एंगल डी थीटा की, वो कैसे पता चलेगी। मान लिया कि एक बॉडी जो है वो टी टाइम पे सपोज इतना एंगल ट्रेवल कर लेती है, तो ये जो दिया गया है ये एंगल का सेंस दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी हथेली को जिस सेंस में एंगल चल रहा है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये इसका सेंस हो गया। इस सेंस में बंद करेंगे तो आपका अंगूठा कहाँ को आया, देखो परपेंडिकुलर आया। तो ये जो अंगूठा है ये परपेंडिकुलर, ये आपके एंगल की डायरेक्शन हो जाएगी। अब सपोज कीजिए कि अगर एंगल आपका इस सेंस में होता है यानी कि क्लॉकवाइज, तब उस केस में आप अपनी हथेली को ऐसे बंद करते, तो उस केस में एंगल कहाँ को होता, जो एंगल की डायरेक्शन है डी थीटा वो कहाँ को होती, इस वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो अब की बार कहाँ को होगी, परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो ये जो स्मॉल एंगल्स हैं ये डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ये वाले क्यों नहीं होते, ये बहुत हायर फिजिक्स है, इसमें ये लोग कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, इस कारण से नहीं होते। वो फिलहाल आपके कोर्स के बाहर का है। स्मॉल एंगल्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आते हैं। और इसकी यूनिट किस में आएगी, रेडियन में आएगी। और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि एंगल क्या है, आर्क। आर्क अपने आप में लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन भी लेंथ हुई, रेडियस की भी एल हुई, यानी कि एल नॉट। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशन लेस, विमाहीन राशि हो गई है। अब हम इसी में आगे कुछ चीज़ इसमें और रिलेशन बनाते हैं। तो मान लिया कि कोई जो बॉडी है वो इस सर्कुलर ट्रैक में, इस सेंस में मूव कर रही है, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई टाइम टी पर उसका वो थी इस पॉइंट पर, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर था। एक स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी के बाद वो यहाँ पहुँच गई, या उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया डी आर। तो ये हो गया आर प्लस डी आर। ये उसके द्वारा जो एंगल था डी थीटा वो स्वेप्ट किया गया। अब देखो डी थीटा की डायरेक्शन तो ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि अगर हम यहाँ से, अगर ये एक्स वाई को हम एक्स वाई प्लेन मान लें, तो आपका परपेंडिकुलर जो अंगूठा है ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगी। ये आपके एक्स और वाई एक्सिस हो गई इस प्लेन में। अब जो डी थीटा है, डी थीटा आपका ये परपेंडिकुलर हो गया इस ओर। तो एक तो सिंपल है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो सपोज ये ओ है, ये पी है, तो डी थीटा इज इक्वल टू बनेगा आर्क या चाप ए बी बट्टी त्रिज्या। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम आर मान लें तो ये ओ ए हो जाता है, ठीक है। तो डी थीटा इक्वल इतना आ गया। अब जब हम इसको स्मॉल लेंगे, यानी कि एंगल को हमने बिल्कुल छोटा लेना है, तो वेक्टर फॉर्म में जब करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये जो चीज़ें बहुत छोटी होगी। तो उस केस में आप ये मान सकते हैं ये जो आर्क ए बी है वो वेक्टर इसके ए बी के या डी आर के आप इक्वल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में ये कुछ
इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। तो डी आर इक्वल टू आर डी थीटा। अब जब हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे, फिलहाल तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए कि डी थीटा इक्वल टू डी आर अपॉन आर। अब जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्म कैसी बनेगी देखना, ये आपका डी थीटा हो गया। ठीक है, ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में डी थीटा हो गया, ये डी आर है। तो डी आर से आर को अगर हम बंद करेंगे, देखो इस तरह से समझना, ये आर था, ये डी आर है इस तरह से। तो डी आर से जब हम आर का क्रॉस करेंगे, आर और डी आर के बीच का क्रॉस करेंगे, तो देखो ये डी थीटा अपवर्ड आ गया। तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा कि डी आर इज इक्वल टू, या डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा क्रॉस आर। इस फॉर्म में आ सकता है। कैसे, अगर हम डी थीटा हमारा ऊपर था तो डी थीटा से डी आर को हमने बंद करा तो आर मिल गया। ठीक है ना। और जब हम आर से डी आर की ओर जाएंगे तो उस केस में अभी हमारा डी थीटा एंगल के सेंस में लिया है, तो डी थीटा के जब सेंस में लेंगे तो डी थीटा ऊपर को था, तो ये हमको हाथी ली गई ऊपर की ओर, ये डी आर, तो ये आ गया डी थीटा की ओर, इसकी डायरेक्शन आ गई, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग कुछ नहीं है, कोणीय वेग को ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर सपोज कीजिए किसी बॉडी ने डेल्टा टी टाइम पर डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवल किया, तो उसका जो कोणीय वेग है वो बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ये तो बन गया औसत या एवरेज कोणीय वेग, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जब हम इसको इंस्टेंटेनियस में निकालेंगे तब ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि इसमें क्या कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लगा देंगे। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया डी थीटा अपॉन डी टी, कि उसने डी टी टाइम पे अगर डी थीटा एंगल ट्रेवल किया है तो यूनिट टाइम पे वो कितना एंगल स्वेप कर रही है उसका रेशियो आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब इसमें भी क्वेश्चन मार्क है कि जो बिगर एंगल्स हैं वो वेक्टर नहीं होते बल्कि स्मॉलर एंगल वेक्टर्स होते हैं। तो जब आप वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। इसके बाद इसी एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। वो उस सेंस में कहते हैं, हर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। जब आप सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर जो होता है वो ये कि आप एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं। सर्किल में ये तो होता है कि बॉडी जाएगी फिर वो एक टाइम के बाद यहाँ पर आएगी, तो यानी कि ये मोशन एक पीरियोडिक या आवर्त गति हुई। तो जहाँ पर आवर्त गति भी होती है वहाँ पर आप एंगुलर या कोणीय वेग को कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो उस केस में ओमेगा को आप ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि अगर एक टाइम इंटरवल में ये बॉडी इतना रास्ता ट्रेवल कर रही है तो एक आवृत्ति, एक सर्किल या एक ट्रैक पूरा करने का जो टाइम होता है उसको आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। और इसने पूरा चक्कर मार दिया तो कितना कोण इसने ट्रेवल करा, 2 पाई 360 डिग्री, तो उसको रेडियन में 2 पाई लिखते हैं, तो 2 पाई अपॉन टी। ठीक हो गया। हमारा अगला टॉपिक है इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। तो जैसे आपने रेखीय त्वरण पढ़ा था, क्या था रेखीय त्वरण, रेखीय वेग परिवर्तन की दर बट्टे समय, इसको आप औसत कहते थे। फिर आपका इंस्टेंटेनियस जो आता था वो dv/dt आता था। सेम फंक्शन यहाँ पे है। यहाँ पर कोणीय त्वरण के लिए अल्फा यूज होता है तो पहले औसत वाला यूज करेंगे। जैसे रेखीय त्वरण क्या था, रेखीय वेग परिवर्तन बट्टे समय, तो कोणीय त्वरण बनेगा एंगुलर जो वेलोसिटी उसमें जो चेंज आएगा, जितने टाइम इंटरवल में चेंज आएगा वो एवरेज बन जाएगा। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा d/dt। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है जो रेखीय, जो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सीलरेशन में लगती है। तो बच्चों ये टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें एक डाउट हो सकता था कि जो औसत कोणीय वेग है जो था डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ये जो है ये स्केलर है, और जो इंस्टेंटेनियस है ये कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये वाला जो थीटा होता है ये स्केलर होता है, तो ये वेलोसिटी जो हुई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इंस्टेंटेनियस
एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।